गाइज़ वेलकम टू अनदर सीरीज़। तो इस सीरीज़ में मैं आपको घुमाने वाला हूँ नेपाल। अभी मैं ट्रेन स्टेशन में खड़ा हूँ और मैंने उड़ती तीर अपनी ले ली है। मतलब मैंने फ़्लाइट नहीं किया, मैंने सोचा चलो इस बार रोड से चलते हैं नेपाल, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया से नेपाल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस बार फ़्लाइट ना करके रोड से जाया जाए। तो हमारा जो ट्रेन है, एक्चुअली मेरे साथ फिर से मेरा भाई है। हर बार की तरह आपने देखा होगा मैं रांची एयरपोर्ट से हमेशा बैठता हूँ, लेकिन इस बार मैं स्टेशन में खड़ा हूँ और हमारी ट्रेन जो है 3.5 घंटा लेट है भाई। और अभी टाइम हो रहा है, मैं आपको टाइम भी बता देता हूँ। अभी जो टाइम हो रहा है 1 बज गया है, 12:54 हो रहा है, 12:54। तो भाई मुझे लग रहा है मेरा डिसीज़न गलत होने वाला है, बट आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि बाय बॉर्डर आप बाय लैंड नेपाल कैसे क्रॉस कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको जाने के लिए, वहाँ क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, पासपोर्ट, आधार कार्ड, जो भी है सारा कुछ मैं आपको डिटेल्स दूंगा। एटलीस्ट इस सीरीज़ से आपको नेपाल बाय बॉर्डर कैसे जाते हैं ये तो पता चल जाएगा। तो हमारी ट्रेन जैसे मैंने बताया 3.5 घंटा लेट है, तो ऑलमोस्ट 3:30-4 बजे आएगी सुबह। हमें यहाँ वेट करना पड़ेगा। हमने चेक नहीं किया आते वक्त, तो भाई प्रॉब्लम में फंस गए ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ तो मैं वेट कर रहा हूँ अपनी ट्रेन के लिए। यहाँ ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन इस सीरीज़ में नेपाल की जितना भी हो सकेगा हमारा प्लान है कि 10-12 दिन रहेंगे। हमने कुछ प्लान नहीं किया है कि वहाँ पर कौन कौन सी जगह देखना है। तो बेसिकली हम यहाँ से जाएंगे रक्सौल। रक्सौल एक्चुअली बिहार में एक बॉर्डर है, नेपाल के बिल्कुल नज़दीक है। तो वहाँ से हम क्रॉस करके फिर बस पकड़ेंगे रक्सौल से, और रक्सौल से डायरेक्ट काठमांडू जाती है, जो 6-7-8 घंटे लगते हैं वहाँ से। आगे मैं आपको सारा डिटेल्स दूंगा। तो आपसे आगे ही मिलता हूँ, क्योंकि 3.5 घंटा यहाँ वेट करना है और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे टाइम काटने वाला हूँ। तो आपसे मिलता हूँ आगे। हेलो गाइज़ एंड वेलकम टू नेपाल। तो जैसा मैंने आपको बताया था, हमारा ट्रेन एक्चुअली लेट हो गया था। तो उसके बाद क्या हुआ मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, वरना आप बोलो कि व्लॉग बनाया और इन्फॉर्मेशन दिया नहीं। तो मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन देता हूँ आराम से। तो हमारी जो ट्रेन थी वो 4 घंटे डिले हो गई थी। तो हमें एक्चुअली हमारा जो ट्रेन था वो सुबह 4 बजे आया वहाँ पर रांची में। उसके बाद हम रात को रक्सौल पहुँचे हैं रात को 9 बजे। तो ऑलमोस्ट 4 घंटे डिले थी हमारी ट्रेन। और डिले के बाद भाई हम वहाँ पर जैसे रक्सौल बॉर्डर में उतरे हैं, वहाँ पर हमें ऑटो मिल गई जिसने 100 रुपया लिया रिज़र्व करके। अगर आप सिंगल आते हो तो 20 रुपये में आप आ सकते हो बॉर्डर, जो कि सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है वहाँ से, स्टेशन से, रक्सौल स्टेशन से। तो जैसे बॉर्डर पे आए वहाँ पर कुछ भी बहुत ज़्यादा चेक नहीं होता, ना तो आपसे पासपोर्ट मांगते हैं, ना ज़्यादा आधार कार्ड। मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है, चेक करते हैं बट इतना ज़्यादा कंपलसरी नहीं होता है कुछ भी। तो वहाँ पर उन्होंने आधार कार्ड मांगा, वो चेक हुआ हमारा। एंड उसके बाद वहाँ से हम जैसे क्रॉस किए, हमारा होटल एक्चुअली होटल अन्नपूर्णा, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर मेरे पीछे, रात को हम यहीं पर रुके थे। तो होटल अन्नपूर्णा में हम रुके। 2500 रुपये उन्होंने लिया पर नाइट का, और साथ में ब्रेकफास्ट भी मिला। ब्रेकफास्ट में इन्होंने पूड़ी, सब्जी, अंडा, चाय, ये सब था। तो अच्छा था। होटल रूम भी काफ़ी साफ़ सुथरा था, आप देख सकते हो मेरे वीडियो में, यहाँ पर यूट्यूब में आपको दिखा दूंगा मैं व्लॉग में। तो सब कुछ अच्छा था भाई। अभी ना एक्चुअली ये ऑटो वेट कर रही है, तो आगे चल के आपसे बात करते हैं। मैं आपको सारी जानकारी आगे देता हूँ, क्या क्या चाहिए, क्या परेशानी हुई या कुछ मतलब क्या है, जो भी है सारा रिक्वायरमेंट मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। यार हम यहाँ पर एनसेल का सेंटर पे आए हैं सिम के लिए। मैं आपको सिम का भी बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो एनसेल, जो यहाँ पर प्राइवेट जो एक बड़ा सबसे जो बड़ा कंपनी है वो एनसेल ही है। तो सिम के बारे में आपको बताता हूँ। मैंने एक्चुअली ना ई सिम लिया है ऑनलाइन, एनसेल के वेबसाइट पे ही जाके ई सिम ले लिया था, जिससे मुझे 14 दिनों में अनलिमिटेड इंटरनेट मिला है और 858 रुपीज़ लगा ई सिम के लिए। तो अंदर चलते हैं, वेरिफिकेशन कराते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ पर सिम लेने के बाद भी आपको वेरिफिकेशन कराना था। 1 मिनट, तो बस आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन कराना है। एंड अब यहाँ पर मना कर रहे हैं, आगे चल के वेरिफिकेशन करा लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, कल हमने ऑनलाइन ही एनसेल के वेबसाइट से ई सिम ले लिया था और आपको कोई वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। उसमें लिखा हुआ था कि आपको एप्लीकेशन भरने के बाद, हमने जो कल एप्लीकेशन भरा था
जिसमें मतलब सारा फ़ोटो डालना था, पासपोर्ट डालना था और भी सारे इन्फॉर्मेशन डालने थे, लेकिन उसमें लिखा था कि इसमें वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वेरिफिकेशन का ज़रूरत है नहीं, वो आप खुद से एक्टिवेट कर सकते हो। तो इससे जैसे मैंने बताया 856 रुपये लगे थे 14 दिनों के लिए, अनलिमिटेड। गर्मी बहुत है, आगे निकलते हैं। बट 25 GB शायद है। भाई हम जिनके साथ ई रिक्शा में जा रहे हैं, इनके पास कोई है कांटेक्ट जिनके पास ईवी गाड़ी है और 4 घंटा लगता है सेम। हम वही नई गाड़ी देख रहे हैं भाई। देखो यहाँ पर लोग आपसे पूछते हैं आपको अगर काठमांडू जाना है तो वो आपको लेके जाएंगे। और भाई गर्मी काफ़ी है, वही हम सोच रहे ईवी गाड़ी में करके जाएंगे आराम से 4 घंटे में, और देखते हैं कैसी गाड़ी है। नई गाड़ी होगी तभी जाएंगे क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है आगे। तो भाई यहाँ पर पहुँच गए। आपको देखो ये सारी गाड़ी दिख रही होगी ईवी वाली। अगर आप बोलेरो या जो भी गाड़ी दूसरी वाली गाड़ी है उससे अगर जाते हो तो 1000 रुपये नेपाली रुपीज़ है, और अगर ईवी से जाते हो एसी वाली तो 850 नेपाली रुपये। तो भाई हम ईवी से ही जाएंगे। देखो मैं आपको पीछे करके दिखाता हूँ, ये है ईवी वाली गाड़ी, ये देख रहे हो। तो अगर आप इसमें जाओगे तो 850 नेपाली रुपीज़ लगेगा और 4 घंटे में आपको ये पहुँचा देते हैं। और बोलेरो या फिर जो दूसरी वाली गाड़ी होती है अगर उसमें जाओगे तो 1000 नेपाली रुपीज़ है। वही बस में मैंने सुना था एसी में शायद रात को 1500-2000 रहता है, ज़्यादा अफेयर रहता है। तो ऑब्वियसली हम ईवी में जाएंगे। क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं जैसे हमारे इंडिया में होता है, और आपको वो पकड़ के आपसे पूछेंगे आपको कहाँ जाना है एंड ऑल। तो भाई सिस्टम ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा फेयर भी नहीं है। अगर आप नेपाली रुपीज़ 1000 रुपीज़ को इंडियन रुपीज़ में करोगे तो कितना ही होगा, 620 रुपये, 650 मान के चलो ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलो यहाँ पर टिकट करते हैं और आगे निकलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर अभी। तो करीब 2 घंटे के ड्राइव के बाद अभी हम एक स्टॉप पर पहुँचे, जैसे आप देख सकते हो पीछे। काफ़ी अच्छा एरिया है। एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक गाड़ी थी ना, मैंने आपको बताया था। तो अभी ये चार्ज कर रहे हैं यहाँ पर, 35 मिनट चार्ज करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे आगे। भाई 35 मिनट चार्ज करने में 150 किलोमीटर, एक चार्ज में शायद 150 किलोमीटर चलता है गाड़ी। और यहाँ पर आप पीछे देखो व्यू, एक्चुअली हमें ऊपर ही जाना है, अभी ऊपर जाएंगे हम यहाँ से। तो यहाँ से अभी हमें और 2.5 घंटा जैसा लगेगा। तो अभी हम यहाँ पर वॉशरूम के लिए रुके थे और कुछ खाते हैं यहाँ पर, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लगा है। भाई इधर आने के बाद ना सच में ऐसा लगा कि नेपाल आ रहे हैं, क्योंकि बीरगंज में वैसा फील नहीं आ रहा था। इधर वैसे मतलब नेपाली लोग भी दिख रहे हैं ज़्यादा, जो मतलब यहाँ का लोकल ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं या टोपी पहनते हैं उस टाइप के, तो वो मतलब यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा फील हुआ है। और रास्ता बहुत खूबसूरत है, मतलब मुझे लगा नहीं था कि ये वाला रास्ता भी इतना खूबसूरत होगा। बट जगह जगह पर देख रहा हूँ पहाड़, मतलब नदी बह रहा है, लोग नहा रहे हैं, कहीं पिकनिक भी मना रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा देखकर। और अभी भी भाई 2.5 घंटा बचा हुआ है, तो खाते हैं कुछ यहाँ पर, पेट पूजा करते हैं क्योंकि भूख बहुत लगी है, और उसके बाद चलते हैं हम यहाँ से, निकलते हैं। शायद आधा घंटा लगेगा क्योंकि चार्ज कर रहे हैं यहाँ पर। आप देखो ये चार्जिंग पॉइंट है, आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं और इसके बाद हम निकलते हैं काठमांडू के लिए। और वेदर अभी ठीक हो गया है, नीचे तो बहुत ज़्यादा गर्मी था बीरगंज में, यहाँ पर इतना ज़्यादा गर्मी नहीं लग रहा है। और अच्छा है भाई, बहुत खूबसूरत लगा मुझे, इतना लगा नहीं था कि इतना ये वाला भी रास्ता इतना खूबसूरत होगा। तो अभी पोखरा जाएंगे, उस साइड जाएंगे तो और भी मज़ा आएगा। तो इस ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है।
So guys, welcome to the capital of Nepal, which is also the largest city of Nepal. Welcome to काठमांडू। तो हम अभी 7 बजे पहुँचे ऑलमोस्ट। हम 2 बजे निकले थे और 5 घंटे लग गए हमें यहाँ पर पहुँचने में। रास्ता मतलब थोड़ा बहुत ठीक है, ख़राब था, लेकिन मतलब जैसे फर्स्ट जो हम 2 घंटे आ रहे थे इतना रास्ता ख़राब नहीं था, लेकिन जहाँ हम खाना खाने रुके उसके बाद से रास्ता बहुत घुमावदार, मतलब ऐसे गोल गोल गोल, और रास्ता भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। वरना मतलब ठीक है, इतना भी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, ठीक ठाक ही है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 5 घंटे के ड्राइव के बाद, और उससे पहले आपने देखा था मतलब 20 घंटे हम मतलब ट्रेन लेकर आ रहे थे। तो अभी हम जस्ट काठमांडू पहुँचे, अभी जस्ट हम उतरे ही हैं। ये वाला हमारा गाड़ी है और हमारे साथ भैया भी ट्रैवल कर रहे थे, तो इन्होंने काफ़ी हेल्प की है हमारी, बहुत सारी चीज़ें बताई नेपाल के बारे में बहुत ही प्यार से। तो थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? खान साहब। खान साहिब। और आप नेपाल में ही रहते हैं? कहाँ पर? ये कीर्तिपुर। अच्छा, मतलब काठमांडू में। अच्छा, ये भी इन्होंने बहुत हेल्प किया हमारा, बहुत सारी चीज़ें बताई और बहुत ही प्यार से, बहुत ही इत्मीनान से, जो कि बहुत ही अच्छा लगा भाई। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी तक जितना मैंने नेपाल देखा है ना भाई, जो भी बोलते हैं इंडिया जैसा है, इट्स वेरी डिफरेंट। इंडिया से बहुत अलग है भाई, बहुत ही अलग वाइब आ रहा है काठमांडू का। अभी तो हमने बहुत कुछ देखना है यार, अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं है। और ये कुछ मतलब यहाँ पर अभी बस उतरी है, अभी यहाँ से अभी हम जाएंगे अपने होटल की ओर, और होटल वही हमारा थामेल में है यहाँ से। तो थामेल जाने के लिए वही 15-20 मिनट लगेगा आई गेस। टैक्सी वैक्सी करके जाएंगे, शायद ये टैक्सी ही कर रहे हैं हम, ये वाली छोटी वाली। थामेल कितना दूर है यहाँ से? 4.8 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। अच्छा, तो थामेल यहाँ से 5 किलोमीटर है, तो मेरे ख्याल से 15-20-25 मिनट लगेगा यहाँ से। आधा घंटा लग जाएगा। ऑफिस टाइम है, ऑफिस टाइम है। अच्छा, अब अभी भैया बता रहे भी ऑफिस टाइम है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जाम लगता है। अच्छा, तो भाई अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। आगे चलकर आपको होटल दिखा दूंगा कैसा है, कितना लगा, कॉस्ट क्या है, सब कुछ बता दूंगा। यहाँ से निकलते हैं क्योंकि मुझे काम भी करना है। तो भाई जैसे मैंने बताया, अभी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ भाई। अभी आपको शायद वीडियो में पता नहीं चल रहा होगा, बट 20 घंटे के ट्रेन के बाद फिर रात को हम बीरगंज में रुके। अभी यहाँ पर जैसा रास्ता था ना, इतना गोल गोल, और इतना ऐसा गोल गोल रास्ता मैंने कहीं नहीं देखा है। कहीं कहीं पैचेस में रास्ता ख़राब भी था भाई, लेकिन उतना ही खूबसूरत भी था। तो काफ़ी मज़ा आया, एक्साइटमेंट है। और अभी तक जितना मैंने काठमांडू देखा, बहुत ही अलग लग रहा है, वाइब, कैफ़े, हर चीज़ अलग लग रहा है, साफ़ सुथरा लग रहा है, थोड़ा हॉन्किंग कम है इंडिया से। अभी आगे देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे नेपाल के बारे में। तो यहाँ से निकलते हैं और आपको आगे चल के होटल भी एक बार दिखाई देंगे। तो गाइज़, ये हमारा रूम है, होटल मेगा एंड अपार्टमेंट नाम है। और भाई 1900 रुपये में और क्या चाहिए। बिल्कुल ये थामेल के मेन स्ट्रीट के पास है, मेन स्ट्रीट में ही है एक्चुअली। ये मस्त अपना टेबल है यहाँ पर रखा हुआ, और मेरा काम चल रहा है, मीटिंग। और ये देखो रूम, मस्त रूम है भाई, क्लीन है एकदम, और सही है भाई। 1900 रुपये में और क्या चाहिए आपको, 1900 में बहुत वर्थ है। तो और वो भी थामेल में, जो मेन स्ट्रीट है यहाँ का, वहीं पर है बिल्कुल। ये देखो आप, वॉशरूम भी सही है, कितना बड़ा स्पेस है, आप देखो वॉशरूम में। और ये हमने 3 लोगों के लिए लिया है, 3 लोगों का सिर्फ 1900 रुपये। आप खुद सोचो, 1900 रुपये में आज के टाइम पे ब्रेकफास्ट के साथ कहाँ मिलता है भाई। ब्रेकफास्ट के साथ इतना छोटा, इतना बढ़िया सा रूम है, क्लीन, बेड भी क्लीन है, आप देखो खुद, सब कुछ क्लीन है भाई। ये देखो, एक बार अच्छे से दिखाता हूँ मैं आपको, चेक करो, AC भी है, सब कुछ है ना। बाहर बालकनी भी है यहाँ पर, ये देखो बालकनी। और ऐसे आप पीछे जाओगे ना, यहाँ पर ये जो आपको लाइटिंग दिख रहा होगा, यहाँ पर थमेल स्ट्रीट है पूरा, शॉपिंग वॉपिंग के लिए, खाने वाने के लिए। 7 हाँ, मस्त है भाई रूम अपना। ये देखो आप, टेबल चेयर सब कुछ लगा हुआ है। तो चलो भाई, अब रेस्ट करने का टाइम आ गया है, थोड़ा सा काम भी करना है। आराम से सुबह थोड़ा रेस्ट करते, खाना वाना खाएंगे, सुबह आपसे मिलेंगे आराम से। और नेपाल के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा, जिससे आपको मज़ा आएगा और आने का मन करेगा। क्योंकि नेपाल जो भी जितना देखा ना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत खूबसूरत लग रहा है अभी तक, और बहुत मज़ा आने वाला आगे। तो चलिए आराम करते हैं थोड़ा देर, और आपसे मिलते हैं कल। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम टू डे 1। आज हमारा पहला दिन है काठमांडू में। जैसा आपको मैंने कल दिखाया था, हम शाम के 5 बजे पहुंचे थे, एंड उसके बाद होटल चेक इन किया, एंड देन उसके बाद टाइम मिला नहीं था। तो आज देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। एक्चुअली अभी हम बाहर निकल रहे हैं, और मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड भी है। और मैं नेपाल क्यों आया हूँ, मैं आपको पहले बताता हूँ, समझाता हूँ अच्छे से। देखो,
घूमने का मन तो सबको करता ही है, लेकिन कंटेंट क्रिएशन का मन मेरा बहुत ज़्यादा था यहाँ नेपाल आकर। तो मैं एक्चुअली राज से मिला, मैं मिलाता हूँ राज से। राज कहाँ से है? हेलो, मैं सूरत गुजरात। सूरत से है, और ये एक्चुअली प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर है। ये देख लो भाई, इस भाई ये पूरा गेयर लेकर चल रहा है। देख लो। हाँ, स्टोरी आप इंस्टाग्राम पर अभी पता नहीं दिखेगा कि नहीं, आप जब ब्लॉग देखोगे तब हाइलाइट्स में जाके आपको ज़रूर दिख जाएगा। तो भाई हम लोग नेपाल में सिर्फ कंटेंट क्रिएशन करने आए। इसने भाई 4 लाख का इसके पास कैमरा है, ड्रोन है, और पता नहीं क्या क्या गेयर्स लेकर आया है। FPV ड्रोन है, सब कुछ है भाई। मैंने तो अपना ड्रोन लिया नहीं है, बट क्योंकि मैं डिपेंड हूँ राज पे। इस बार हम लोग एक से एक कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं इंस्टाग्राम के लिए। तो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पर नहीं हो तो फॉलो कर लो, आपको ऊपर में दिख रहा होगा सचिन ऑन ट्रिप, आप वहाँ फॉलो कर लो और आप चेकआउट करो सारे कंटेंट जो भी हम क्रिएट करने वाले हैं। क्योंकि सिर्फ भाई हम कंटेंट क्रिएशन के मन से ही आए, वही गोल लेकर आए कि अच्छा कंटेंट क्रिएट करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो अभी सुबह 11 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं एक्चुअली दरबार स्क्वायर। वहाँ काल भैरव जी का टेम्पल, एक स्टैचू है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, तो वहाँ चलकर आपको बताता हूँ अच्छे से। और अभी हमने ब्रेकफास्ट किया। ये मेरा एक्चुअली होटल है, आप देख लो, होटल मेगा एंड अपार्टमेंट नाम है। मैं आपको पीछे करके दिखाता हूँ। देखो ये होटल है, होटल मेगा एंड अपार्टमेंट दिख रहा है। मैंने आपको जैसा कल बताया था, सिर्फ 1900 रुपये में एक दिन का और 3 लोगों के लिए हमें मिल गया है ये होटल। और ब्रेकफास्ट भी भाई बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट था, मज़ा आ गया। मतलब बहुत कुछ था भाई, एग था, ऑमलेट बनवा सकते हो आप, बॉयल अंडा, ब्रेड, वेजिटेबल्स, इंग्लिश, जो भी ब्रेकफास्ट था बहुत ही अच्छा था, मज़ा आया। और ये जो होटल है ना वो थमेल एरिया में, चलते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको पीछे करके अब दिखाता हूँ। तो ये जो होटल आपको मैंने दिखाया ये थमेल एरिया में। और थमेल जो है ना नाइट लाइफ के लिए बहुत पॉपुलर है। आपको अगर यहाँ पर शॉपिंग करना है या फिर पार्टीज़ करनी है, क्लब्स, बार्स, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट, हर चीज़ है भाई। और ये एक्चुअली 7 टर्न रोड है, यहाँ पर 7 टर्न है, जैसे 1, 2 ऐसे 7 टर्न है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो आप थमेल एरिया में अगर आपको रुकना है ना तो ये होटल मेगा एंड अपार्टमेंट बहुत ही क्लीन था, आपको मैंने कल दिखाया भी था। अभी चलते हैं, ज़्यादा यहाँ पर बकवास नहीं करते हैं वरना आप भी बोर हो जाओगे। हम निकलते हैं, थोड़ा सा धूप भी है, और आपको मिलते हैं दरबार स्क्वायर में। वहाँ पर काल भैरव जी का जो टेम्पल है ना, या स्टैचू है एक्चुअली, बहुत ही पॉपुलर है, हज़ारों साल पुराना वो स्टैचू है। और ऐसा माना जाता है कि पहले के टाइम पे जो जैसे कोर्ट में कैसे होता है कि एक भगवान का, हमारे इंडिया में गीता पे हाथ रख के बोला जाता है, राइट, कि अब मैं सच बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा हिस्ट्री है कि काल भैरव जी के पास लोग आते थे सच बोलने के लिए। मतलब लोग डरते थे कि अगर वहाँ झूठ बोलेंगे तो उनके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। तो मतलब काल भैरव जी एक तरह से मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, एक न्याय की न्याय के भगवान भी बोला जाता है उनको। और भी बहुत सारी हिस्ट्री में मैं आपको वहीं चलकर बताऊंगा। खैर चलते हैं। देखो ये आपका थामेल वाला एरिया, जैसे मैं आपको बता रहा था, पार्टीज़ एंड एवरी चीज़ के लिए पॉपुलर है, बहुत सारे शॉप्स है यहाँ। देखो आपको, अच्छा गाड़ी कर रहे हैं क्या, इन ड्राइव की हो क्या? अच्छा, हमने बाय द वे यहाँ पर एक इन ड्राइव ऐप किया है, आपने देखा ना इन ड्राइव ऐप, ये देखो इन ड्राइव ऐप है, ग्रीन कलर का रहता है, ठीक है। तो हम उससे बुक कर रहे हैं। अगर आप नेपाल आ रहे हो तो इन ड्राइव डाउनलोड कर लेना। ऐसे कैब बहुत सस्ता है भाई, 100-200 नेपाली रुपीज़ में आपको कहीं भी ले जाते। थोड़ा आप नेगोशिएट भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इन ड्राइव ऐप, अगर आपको एक मतलब ऐप खोज रहे हो कि यहाँ पर किस ऐप से डाउनलोड, मतलब गाड़ी नहीं मिल रही है मान लो आपको, और कोई ऐप चाहिए बुक करने के लिए, तो इन ड्राइव आप डाउनलोड कर लेना। इन ड्राइव इंडोनेशिया में भी बहुत चलता है, बाली में बहुत चलता है, मैंने यूज़ किया है। तो आप इन ड्राइव यूज़ करके बुकिंग कर सकते हो। खैर चलो, यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं, आगे मिलते हैं आपसे। तो गाइस सिर्फ 5 मिनट के ड्राइव के बाद हम पहुँच गए हैं दरबार स्क्वायर। और दरबार स्क्वायर जो है पॉपुलर है काठमांडू में। यहाँ पर एक्चुअली राजा और उनको मतलब क्राउन किया जाता था, बहुत सारे राजा यहाँ पर उनको क्राउन किया गया है। यहाँ फेस्टिवल्स होता है, बहुत सारे टेम्पल्स है यहाँ पर, बहुत कुछ है। मतलब इस एक स्क्वायर एरिया है और आपको आसपास बहुत सारे टेम्पल्स और बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। भाई नो एंट्री दिखा रहा है, पता नहीं टिकट लेना पड़ता है क्या? चलो टिकट लेते हैं। यहाँ पर आप देखो, ये दरबार स्क्वायर का एरिया है, नो एंट्री है यहाँ पर। और ये भाई इतना खूबसूरत लग रहा है ये वाइट वाला, आई एम नॉट श्योर ये क्या है, मे बी पैलेस होगा आई गेस।
ये देखो इतना खूबसूरत लग रहा है ये। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। एंड देखो ये वाला भाई नेपाली आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। और ये पूरा स्क्वायर एरिया देखो बहुत ही बड़ा सा है, शाम को और भी खूबसूरत लगेगा लाइट्स एंड ऑल के साथ। हाँ 1000 का है। 1000 एक अच्छा कहाँ से यार? इंडिया इंडिया से 500 अच्छा। तो देखो यहाँ पर टिकट भी है दरबार स्क्वायर का। अगर आप इंडिया से हो तो 500 नेपाली रुपीज़ लगेगा, अगर और कोई कंट्री से हो तो 1000 रुपये लगेगा। तो चलो भाई अपने लिए कुछ तो डिस्काउंट है, यहाँ पर 500 रुपीज़ ही है। हाँ टिकट ले लो 3। हाँ अच्छा यहाँ पर कैमरा का क्या रूल है, कैमरा अंदर ले जा सकते हैं? आप ले आए कैमरा? हाँ ले ओके चलो अच्छा थैंक यू भाई। चलो पूछ लिया मैंने कैमरा ले जा सकते हैं कि है कि नहीं, तो उन्होंने बोला हाँ ले जा सकते हो। राज कैमरा ले जा सकते हैं? ओके अंदर चलते हैं, आपको आराम से और भी कुछ यहाँ का हिस्ट्री बताते हैं क्या क्या है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। थोड़ा सा टिकट ले लेते हैं और फिर अंदर चलकर आपको दिखाते हैं। तो हमने टिकट ले लिया, जैसे मैंने बताया इंडियंस के लिए 500 रुपीज़ है, अगर आप और किसी कंट्री से है तो 1000 नेपाली रुपीज़ है। तो ये हमें ऐसा मिलता है, एक दिन के लिए शायद वैलिड रहता है। आप अंदर जाकर काल भैरव जी का दर्शन कर सकते हैं। तो आगे बताता हूँ मैं, थोड़ा सा मैं भी पढ़ लेता हूँ, अच्छे से आपको बताता हूँ, वरना आप भी बोलोगे कि कुछ गलत बता रहा है। कंफर्म कर लेता हूँ मैंने जितना रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ सही है कि नहीं। खैर हमने टिकट ले लिया है, चलते हैं अंदर और आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पर आप गाइड भी ले सकते हो, आपको देखो यहाँ पर गाइड मिल जाते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं, आपसे पूछते हैं अगर आपको गाइड चाहिए तो आप गाइड भी ले सकते हो। ऐसे आप पढ़ कर आओ। आजकल तो चैट GPT है, तो मेरे ख्याल से शायद आपको गाइड की इतनी ज़रूरत ना पड़े। बट चलो हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं भाई। चलो चलते हैं अंदर। एंट्री यहाँ से है? चलो भाई एंट्री अपना यहीं से है। तो गाइज़ ये देखो ऊपर से टेंपल के ऊपर में और कुछ ऐसा व्यू है, ऊपर से कुछ ऐसा दिख रहा है। और मैं आपको और भी जानकारी देता हूँ यहाँ पर आप क्या क्या देख सकते हो। पहला तो है काल भैरव जी का जो स्टैचू है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, आप वो देख सकते हो, ठीक है, जो कि हज़ारों साल पुराना है भाई। और जैसे मैंने बताया था कि उनको न्याय का भगवान भी माना जाता है। पहले लोग एक्चुअली वहाँ पर क्रिमिनल को और भी बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बुलाया जाता था कि आप सच बोल रहे हो, मतलब उनका शपथ लिया जाता था कि आप भगवान का नाम लेकर जो भी बोल रहे हो सच बोल रहे हो, जैसे हमारे कोर्ट में होता है गीता में हाथ रखकर। और फिर यहाँ पर हनुमान ढोका पैलेस है, राजाओं का जो पहले पैलेस हुआ करता था वो है यहाँ पर। एंड उसके बाद कुमारी घर बहुत ही नेपाल में बहुत ही फेमस है एक्चुअली, लिविंग गॉडेस पैलेस बोला जाता है। एक्चुअली होता क्या है उसमें कि एक ट्रेडिशन है नेपाल का, जिसमें एक छोटी बच्ची को मेंस्ट्रुएशन से पहले, जब एक लड़की का मेंस्ट्रुएशन नहीं स्टार्ट होता उससे पहले उनको यहाँ पर लिविंग गॉडेस माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। वो भी यहाँ पर है, लेकिन वो आप यहाँ पर 4 बजे के बाद खुलता है, तब आप 4 बजे के बाद दर्शन कर सकते हो। और उसके लिए आपको 10-15 मिनट चाहिए होता है दर्शन करने के लिए, तो आप आराम से 10-15 मिनट में दर्शन कर सकते हो। फिर तेलेजू टेम्पल भी है, जो कि 1564 में मल्ला किंग्स ने बनवाया था। जगन्नाथ टेम्पल है यहाँ पर, हनुमान जी की स्टैचू है, म्यूज़ियम भी है यहाँ पर, कोर्टयार्ड है, स्ट्रीट लाइफ है, लोकल कल्चर, आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आप ज़रूर आओ यहाँ पर, थोड़ा टाइम गुजारो, आपको अच्छा लगेगा। जो यहाँ का नेपाली आर्किटेक्चर है वो आप देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम आगे आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे। चलते हैं हम काल भैरव जी का दर्शन करते हैं, और मुझे वहाँ पर एक्चुअली कुछ कंटेंट भी बनाना था तो वो भी बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दरबार स्क्वायर में बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, तो आप ज़रूर आना यहाँ पर। आपको ना नेपाल का या काठमांडू का जो पुरानी चीज़ें हैं या कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो बहुत मालूम चलेगा। क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत सारे टेम्पल्स हैं, और जो नेपाली आर्किटेक्चर जो टेम्पल्स दिख रहे हैं ना, बहुत खूबसूरत है। शाम को भी आने की कोशिश करूँगा मैं यहाँ पर, ऐसे मतलब बहुत खूबसूरत लग रहा है। और आप पीछे जैसे देखोगे बहुत सारे कबूतर भी है। और ये देखो जैसे एक टेम्पल है यहाँ पर, और टेंपल का नाम कहीं नहीं लिखा हुआ इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, बट बहुत सारे हिंदू टेंपल आपको दिखेंगे।
अब हिंदू टेम्पल यहाँ पर बहुत है, क्योंकि आपको पता है नेपाल में 81% जो है हिंदुज़म है, मतलब हिंदू फॉलो करने वाले लोग हैं। एंड देन 10 से 11% बुद्धिज़्म है, 5 से 6% मुस्लिम है, एंड देन बाकी जितने बाकी और भी अदर रिलीजन के लोग हैं यहाँ पर। तो ये देखिए जो मैंने आपको बता रहा था काल भैरव जी के बारे में, तो ये है वो स्टैचू काल भैरव जी का। और ये एकमात्र ऐसा स्टैचू है पूरे वर्ल्ड में जो थोड़ा सा स्माइल करते हुए आपको दिखेंगे। और कहते हैं कि पुराने टाइम में ना नेपाल के जो राजा, मंत्री, यहाँ तक कि जो क्रिमिनल्स या अपराधी जो होते थे, इन भगवान के मतलब सामने लाया जाता था उनको, क्योंकि लोगों का मानना था कि काल भैरव जी के सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता। अगर किसी ने झूठ बोला तो उसे दैव्य दंड मतलब पनिशमेंट मिलता था, मतलब अगर कोई झूठ बोलता था तो बहुत पावरफुल स्टैचू है, भगवान है यहाँ पर। बहुत ही लोग यहाँ पर पूजा करते हैं इनकी, और आप हमेशा यहाँ पर भीड़ देखोगे। अभी दोपहर का टाइम उससे थोड़ा सा खाली है, वरना बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो आप यहाँ पर ज़रूर आना, आओगे आप दरबार स्क्वायर में तो काल भैरव जी का दर्शन ज़रूर करना। और भी बहुत सारे टेंपल्स हैं यहाँ पर, हनुमान जी का भी टेंपल है, जगन्नाथ जी का भी टेंपल है, तो आप ज़रूर आके यहाँ पर दर्शन करना। थोड़ा सा यहाँ पर अभी और घूमते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई है, बी रोल आपने देखा होगा। देखते हैं अब यहाँ से हम आगे कहाँ जाएंगे, और कुछ इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट बनाते हैं। और आपको मेरा इंस्टाग्राम ऊपर दिख ही रहा होगा, सचिन ऑन ट्रिप, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलते हैं यहाँ से और देखते हैं आगे और क्या क्या है। काठमांडू शहर में महादेव का एक ऐसा रूप है जिससे बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े क्रिमिनल भी डरते थे। ठीक है, हाँ रोलिंग स्टार्ट कर दो। तुझे पता है नेपाल के काठमांडू यहीं पर मुस्कुराते हुए मिलेंगे। बीच में आ गई, ठीक है, हाँ दिखा एक बार भैरव जी, और आपको पूरे दुनिया में काल भैरव सिर्फ यहीं मुस्कुराते हुए मिलेंगे। परफेक्ट। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे इंस्टाग्राम कंटेंट बनाए, शूट किए अच्छे अच्छे शॉट्स काल भैरव जी का। अभी हमने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया है, तो आप इंस्टाग्राम पर देखना ज़रूर। अब यहाँ से हम सोच रहे हैं ना, काफ़ी धूप हो गया, हमने काफ़ी यहाँ पर अभी काम भी किया है, तो थक गए थोड़ा, खाना खाते हैं और जाते हैं अपने होटल। फिर शाम को निकलेंगे कहीं और घूमने के लिए। एक जगह है जो कि बहुत ही अच्छा है, मतलब यहाँ पर बहुत ही पॉपुलर है, मैं उसका नाम भूल जा रहा हूँ, कुछ सुपा है या ऐसा कुछ है, वहाँ चलेंगे हम और आपको वो भी शाम को दिखाएंगे। अभी चलते हैं यार, देखो अभी बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, मेरे ख्याल से शाम को भीड़ होता होगा क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लोग आते नहीं हैं। भाई चेहरा एकदम जल गया, हाथ पैर पूरा जल रहा है। और यहाँ पर आपको सामने दिख रहे हैं काल भैरव जी। तो चलते हैं भाई। अब हम नेपाल में मज़ा तो आ रहा है देखो अभी, लेकिन हम जब पहाड़ की ओर जाएंगे ना ऊपर, जैसे मस्टैंग या मनाग, अगर प्लान बन गया पोखरा तो जाना ही, लेकिन अगर उधर जाएंगे तो और भी मज़ा आएगा, तो आपको ले चलेंगे। चलिए चलते हैं, अभी आराम करते हैं होटल जाकर थोड़ा, और उसके बाद आपसे शाम में मिलते हैं। आप जैसे दरबार स्क्वायर से निकलोगे बाहर, आपको शॉपिंग के लिए बहुत सारे मार्केट मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो अच्छे अच्छे बैग्स मिल रहे हैं भाई, बहुत ही अच्छे अच्छे बैग्स है, काफ़ी कूल लग रहे हैं। मुझे एक मम्मी के लिए एक्चुअली लेना है, तो लेकर जाऊँगा। यहाँ पर भी देखो बाहर भी टेम्पल एक है। यहाँ दरबार स्क्वायर आओगे आपको वाकई में बहुत मज़ा आएगा। तो अच्छा लगा मुझे भी यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे टेम्पल्स और फ़ोटोज़ और अच्छे अच्छे वीडियोज़ अगर आपको निकालने हैं तो डेफ़िनेटली आप यहाँ पर ज़रूर आना। यहाँ पर भी देखो आपको कैप्स मिल रहे हैं, पाशमीना, सिल्क पाशमीना, कश्मीर सॉल, स्वेटर, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर आपको। तो आराम से आकर शॉपिंग करो। कैप्स भी अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, मुझे अच्छा कैप भी लेना है, शाम को देखेंगे लेंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे यहाँ से ज़रूर। यहाँ पर देखो रेस्टोरेंट भी दिख गया एक मुझे यहाँ पर। अब यार साफ़ सफाई नेपाल में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, बीरगंज थोड़ा गंदा था क्योंकि वो बॉर्डर वाला एरिया था, तो थोड़ा गंदा था। यहाँ पर देखो आपको शूज़ एंड सैंडल्स सब कुछ मिल रहा है भाई। ये देखो आप, ज्वेलरीज़ है, हर चीज़ है। और ये कितना अच्छा बना हुआ है देखो, ये ऑब्वियसली ये कुछ ट्रेडिशनल पुराना बिल्डिंग है, इसीलिए इतना अच्छा लग रहा है। ये हनी है देखो, शिलाजीत मैड हनी। अच्छा, ये मैड हनी के बारे में क्या बता रहा था? हेलुसिनेशन होता है खाने से। अच्छा, ये देखो मैड हनी है ना, अगर आप इसको खाओगे ना थोड़ा चक्कर वगैरह जैसा आता है क्या? हेलुसिनेशन होता है। अच्छा, वो हाँ, मतलब जैसे भांग वांग को पीने के बाद होता है उस टाइप का। अच्छा भाई, ये देखो आप, कितना अच्छा एरिया लग रहा है, कितना साफ़ सुथरा है। काश हमारे इंडिया में भी ऐसे टूरिज़्म को मेंटेन किया जाए, साफ़ सफाई किया जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। हालांकि हमारे भी इंडियन टेम्पल्स बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको थोड़ा गंदा मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर मुझे काफ़ी साफ़ सफाई दिख रहा है नेपाल में। हालांकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इन सब मामलों में, टूरिज़्म के मामले में मुझे नेपाल अभी तक बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखो अंदर भी एक गली जा रही है, चलते हैं गली के अंदर क्या है पता नहीं। यहाँ पर देखो, अच्छा ये नेवारी जो है, नेवारी एक शायद ट्राइब होते थे पहले, उनका खाना बहुत फेमस है यहाँ पर। श्री ताना देवी टेम्पल, ये देखो
शक्तिपीठ एक टेम्पल है यहाँ पर अंदर में भी। आपको मैं बाहर से ही दिखा देता हूँ, अंदर नहीं आऊँगा। बट ये देखो यहाँ पर भी एक टेम्पल है भाई। यहाँ पर आप नेपाल आओगे आपको हिंदू टेम्पल बहुत मिलेंगे, जैसे मैंने बताया था। हिंदू यहाँ पर 81-82% है, विच इज़ अमेजिंग। और बुद्धिज़्म भी 10 से 11% लोग फॉलो करते हैं। देन 5% मुस्लिम लोग हैं यहाँ पर, बाकी और भी बाकी रिलीजन के लोग हैं। तो भाई चलते हैं यहाँ पर। ये देखो आप पीछे, ये पता नहीं कौन सा एरिया है, बट अगर आप दरबार आओगे तो आपको जैसे निकलोगे बाहर आपको मिल जाएगा, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। देखो पीतल के अच्छे अच्छे बर्तन दिख रहे हैं यहाँ पर मुझे भाई। ये देखो यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही बड़ा शॉपिंग मार्केट लग रहा है ये मुझे भाई। बैग्स, ट्रॉली, हर चीज़ दिख रहा है मुझे यहाँ पर। नाइस यार, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर भी इतना बड़ा मार्केट है। देखो लड़कियों के जूती मिल रहे हैं भाई, रेड जूती लड़कियों के, सोना चांदी हर चीज़ है यहाँ पर, विच इज़ अमेजिंग। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर भाई, तो आप आ सकते हो अंदर शॉपिंग अगर आपको करना है। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो ज़रूर आना अंदर भाई। काफ़ी टूरिस्टी एरिया, देखो आप, काफ़ी टूरिस्टी एरिया है। बाइक्स भी जा रही है यहाँ से, आई एम नॉट श्योर कि पेडिस्ट्रियन एरिया है सिर्फ ये, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। शॉपिंग का हेवन लग रहा है मुझे यहाँ पर। कितनी चीज़ें हैं यहाँ पर, साड़ी से लेकर हर चीज़ आपको मिल जाएगा यहाँ पर। वाह भाई, ये देखकर मज़ा आया थोड़ा सा। ये देखो कितना बड़ा ये गली जो है, हम थामेल में रुके वैसे ही लग रहा है, बट ये शॉपिंग के लिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। होलसेल या अगर आपको कुछ चाहिए ना तो डेफिनेटली आप यहाँ पर आना, बहुत ही अच्छा है। ये देखो कुर्ती, जैकेट, हर चीज़ मिल रहा है यहाँ पर, अच्छा लग रहा है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, अगर कुछ आप दिखता है तो मैं आपको दिखाऊंगा, वरना हम खाना खाकर फिर होटल जाकर रेस्ट करेंगे। तो मैंने आपको व्लॉग के स्टार्टिंग में रात से मिलवाया था। ये एक्चुअली गुजरात से आया है, सूरत से। तो इसने सूरत से कहाँ के लिए तूने ट्रेन लिया था? मैंने सूरत से ट्रेन लिया था। हाँ। 16 तारीख को, मतलब रात को 11 बजे। हाँ। और मैं वहाँ से वाराणसी तक था। ठीक है, सूरत से वाराणसी का तुमने ट्रेन लिया। हाँ। फिर वाराणसी से गोरखपुर गया था? हाँ, गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर से फिर तुमने गोरखपुर से सोनाली बॉर्डर के लिए दूसरा बस पकड़ा वहाँ से। अच्छा, सोनाली बॉर्डर के लिए बस पकड़ा, और फिर तुम सोनाली बॉर्डर से आ रहे हो? हाँ, सोनाली। और मैं आ रहा हूँ रक्सौलगंज, उधर उस साइड के बॉर्डर से आ रहा हूँ। ठीक है, चलो इसका भी एक्सपीरियंस। ये रात को पहुँचा, रात को 3 बजे आया था। मैं पहले ये बताऊँ कि अगर आप गोरखपुर से सोनाली बॉर्डर तक आ रहे हैं, हाँ। तो आपको बहुत अलग अलग तरह के बस मिलेगा। पर्सनल कार भी मिलेंगी, शेयरिंग वाला, उसमें आप आ सकते हैं। उसमें रेट ज़्यादा है। ये ऐसी बस भी चल रहा है गवर्नमेंट में, वो भी आप ले सकते हैं। हाँ। वो थोड़ा सस्ता है, अराउंड मेरा 200 रुपया हो गया गोरखपुर टू सोनाली बॉर्डर। इंडियन रुपीज़ 200 रुपये में? हाँ, 200 रुपया। अच्छा। और सोनाली बॉर्डर मैंने क्रॉस किया। हाँ। वहाँ से सिम लिया मैंने नेपाल का, तो उसका 350 हो गया मेरा। मैंने 850 में सिम लिया था, अनलिमिटेड 14 दिनों का। 7 डे का तो है। तुम्हारा 7 दिनों का है, राइट। ठीक है। वहाँ से मैंने बस पकड़ा। मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि आप नेपाल घूमने के लिए आ रहे हैं तो बार्गेनिंग कराइए। मतलब अब बार्गेनिंग चलता है भाई यहाँ पर। नेगोशिएशन जरूरी है बहुत। हाँ। क्योंकि बहुत पैसा बोलते हैं, लेकिन आप नेगोशिएशन कराओ। हाँ। आपको अच्छे रेट में मिल जाएगा। हाँ हाँ मेरे को 16 नेपाली रुपीस बोला था। हाँ। फिर मैंने फाइनल बस में 1200 नेपाली रुपीस में डन करवाया। तो अच्छा। कहाँ से, मतलब सोनाली बॉर्डर से हाँ। अपना काठमांडू तक। अच्छा। और बस अच्छा था, सोफे वाली बस है, मस्त। अच्छा, तुम गुजरात से हो ना, गुजराती में कुछ बोलो यार गुजरात वालों के लिए। तुम गुजरात से हो, गुजराती में कुछ बोलो गुजरात वालों के लिए, अगर वो ब्लॉग देखेंगे तो। ગુજરાતીમાં જે પણ આ બધા બ્લોગ જોઈ રહ્યા છો મિત્રો, એ मेरे फ्रेंड है, बहुत अच्छे है। हम नेपाल घूम रहे, नेपाल ફરી રહ્યા છીએ। સોરી It's okay, it's okay. અમે નેપાળ ફરી રહ્યા છીએ। નેપાળ ફરવાની બહુ મજા આવે છે અને બધા ટુરિસ્ટ પેલેસ પર જઈ રહ્યા છે। તો તમે નેપાળ આવો તો આ ભાઈનો વ્લોગ જુઓ, બધી સિરીઝ જુઓ, એટલે તમને બીજો કોઈ વિડીયો જોવાની જરૂર નહીં પડે। બહુ મજા આવી છે। नेपाल आओ એટલે एंजॉय करो। और मुझे थोड़ा थोड़ा समझ तो आ गया क्या बोलना चाह रहे थे तुम, लेकिन एक बात बताओ मुझे, अभी तक तुम जितना नेपाल घूम रहे हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? इंडिया से क्या डिफरेंट है? कुछ क्या अलग फील आ रहा है? कैसा है?
હું ગુજરાતીમાં જ બોલીશ. नहीं हिंदी में बोलो. अच्छा हिंदी में. हाँ. तो मैं जब से नेपाल बॉर्डर क्रॉस किया सोनाली से, मुझे यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे. हाँ. बहुत लोग अच्छे हैं. वो तो है. सपोर्ट करते हैं. राइट. मतलब बहुत हेल्पफुल पर्सन है सब. राइट राइट. तो इंडिया से तो डिफरेंट है ना. हाँ डिफरेंट है. और यहाँ पे साफ सफाई भी बहुत है. क्लीन है एकदम, नेट एंड क्लीन. हाँ क्लीन है, साफ सफाई है. पैलेस पे. अच्छा अगर आपको कुछ क्वेश्चन है कैमरा को लेकर, ड्रोन को लेकर कि अगर लैंड बॉर्डर से आ रहे हैं तो कुछ पूछते हैं, कुछ भी नहीं पूछते भाई, कोई चेक भी नहीं करता है. तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं नॉर्मल चेक किया. मुझे हाँ. बोला क्या है इस पे, मैंने बोला कैमरा है, ड्रोन है, तो मतलब एपी था मेरे पास, तो मैंने हाँ. बोला ड्रोन है, कैमरा इक्विपमेंट है. हाँ. तो कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं जाने दो, ऐसा बोला. नॉर्मल चेकिंग होता है. नॉर्मल चेकिंग है. उतना हाँ कुछ नहीं है. बस वो देखते हैं आप टूरिस्ट हो, जाने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई. कोई वीज़ा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको. आराम से आओ, मज़े करो. अभी हम आगे बहुत घूमने वाले भाई, बहुत कुछ दिखाएंगे आपको. चलो अभी आगे चलते हैं यार, कुछ खाते हैं. बहुत भूख लग रहा था, अभी इतने देर से आपको बोल रहा हूँ, लेकिन क्या है कि कुछ मिल ही नहीं रहा है. देखो ना, हम अभी भी उसी मार्केट में घूम रहे हैं, सिर्फ कपड़े, शॉपिंग, ज्वेलरी, यही सब चीज़ें दिख रही है. तो आगे चलकर अभी देखते हैं, रेस्टोरेंट मिलेगा तो खाना खाएंगे और उसके बाद निकलते हैं भाई होटल की और थोड़ा रेस्ट करेंगे. एंड देन शाम को निकल के आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं.